नमस्कार, मैं कुशाल भारद्वाज। मोदी सरनेम मामले में आज सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ गया है। एक ऐसे समय में जब ना केवल हमारे देश बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें भारत के सुप्रीम कोर्ट पर थी, तो ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना अहम फैसला आज दिया है। और राहुल गांधी को जो गुजरात के ट्रायल कोर्ट के द्वारा और उसके साथ साथ उसके बाद गुजरात के हाई कोर्ट के द्वारा मानहानि के मुकदमे में जो मैक्सिमम सजा होती है 2 साल, वो सुनाई थी, उस पर आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो के ऊपर आप कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और उसके साथ साथ ये जो यूट्यूब चैनल है कुशाल भारद्वाज के नाम से, आप इसको जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस मुद्दे पर 4 महीने पहले मैंने अपने विचार व्यक्त किए थे। जब ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा सुनाई थी, तो मैंने उस केस की परतें खुलते बताया था कि केस क्या है, क्या उस केस पर सजा बनती है, नहीं बनती है, और अगर सजा बनती है तो क्या वो मैक्सिमम सजा बनती है, नहीं बनती है। और उस आधार पर मैंने कहा था कि सजा जो है गलत है और ये जो है गलत तरीके से दी गई है। और आज लगभग सुप्रीम कोर्ट ने वही टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, खास करके ट्रायल कोर्ट से, कि आखिर किस आधार पर जो है जो मैक्सिमम सजा होती है वो दी गई है। और अगर सजा दी गई है ट्रायल कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो कई 100 पन्नों के जजमेंट लिखी गई है, उसमें कम से कम इतनी टिप्पणी करना तो जरूरी थी कि जो मैक्सिमम सजा दी जा रही है उसके पीछे का आधार क्या है, उसके बारे में ना तो ट्रायल कोर्ट ने कोई शब्द लिखा है, ना हाई कोर्ट ने कुछ लिखा है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने और माननीय जस्टिस गवई ने बहुत तीखी टिप्पणी जो उस पर की है। और इस केस की परतें खोलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि ये जो है न केवल एक व्यक्ति को बल्कि पूरे उसके संसदीय क्षेत्र की जनता के साथ भी बेइंसाफी होगी और इसलिए जो है वो सजा पर रोक लगाई है। आगे मुकदमा चलेगा, उसका फाइनल डिसीजन बाद में आएगा। लेकिन आज ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो रोक लगी है उस जजमेंट पर, हाई कोर्ट के और उससे पहले जो ट्रायल कोर्ट का सजा का फैसला था, उससे मोदी सरकार की चूल्हे हिल गई हैं। एक ऐसे समय में जब लगभग मैनेज करके इस मुकदमे को दायर किया गया था, और उसमें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि असल में केस था क्या। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की टिप्पणियां भी करते हैं। कोई बोलते हैं आप पप्पू का समर्थन कर रहे हैं, कोई कुछ बोलते हैं, कुछ बोलते हैं। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जब कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली में भाषण देते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, नरेंद्र मोदी, इन सब चोरों के नाम के पीछे मोदी क्यों है। यानी कि स्पष्ट तौर पर नाम लेते हुए कहा था। और आप सबको मालूम है कि ललित मोदी कौन है, भगौड़े हैं जिन्होंने देश का धन खाया है, भ्रष्टाचार किया और विदेश में उनको भगाया गया है। उसके साथ साथ नीरव मोदी कौन है, उन्होंने देश का पैसा खाया है, भ्रष्टाचार किया है और उनको पिछले दरवाजे से जो विदेश में भगाया गया है। और उसके साथ साथ उन्होंने इस आधार पर भी जो है नरेंद्र मोदी को भी कटघरे में खड़ा किया कि जो देश के बड़े बड़े उद्योगपति, जो बड़े पूंजीपति हैं, टाटा है, अंबानी है, अदानी है, उनके साथ जो आपके संबंध है और उसके साथ साथ जो आप देश के संसाधनों को लुटवा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने भी जिक्र किया था, ये भी कहा था कि जो सारे चोर हैं, यानी कि 3-4 चोरों के नाम उन्होंने गिनाए थे और उन्होंने कहा कि जो सारे चोर हैं, इन चोरों के नाम के पीछे मोदी क्यों है। तो यहाँ पर कहीं पर भी जो है किसी मोदी समाज को टिप्पणी नहीं की गई थी, बल्कि स्पष्ट तौर पर 3-4 नाम गिनाए गए थे। और फिर भी अगर किसी को लगता था कि उन्होंने किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन किया है, चरित्र हनन किया है, तो इन 4 में से कोई भी आदमी जाकर के जो है मानहानि का मुकदमा दर्ज कर सकता था। लेकिन खुद नहीं गए और इसलिए जो है एक पूर्णेश मोदी को जो है खड़ा किया गया। और पूर्णेश मोदी कौन है? पूर्णेश मोदी भाजपा के विधायक हैं जो तीसरी बार जीते हैं सूरत में।
उससे पहले वो सूरत के बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे, भाजपा के बड़े नेताओं में उनका नाम शामिल है। और जो मुकदमा दायर किया गया, कहाँ किया गया? सूरत की कोर्ट में। मामला कहाँ का था? कर्नाटक के कोलार में भाषण दिया गया था। तो कर्नाटक में मुकदमा दायर ही होता है। और जिन 4 लोगों को राहुल गांधी ने भाषण में बोला था कि चोरों के नाम के पीछे मोदी क्यों है, उनमें से किसी ने मुकदमा दायर नहीं किया। तो पूर्णेश मोदी जो है सूरत की एक कोर्ट में जाते हैं, वहां पर मुकदमा दायर करते हैं और ये कहते हैं कि देखिए साहब, राहुल गांधी ने जो है पूरे मोदी समाज का अपमान किया है और पूरे मोदी समाज का अपमान किया है। इस आधार पर कोर्ट में गए, मुकदमा दायर किया। तो कोर्ट ने बोला कि उन्होंने ये भी बोला कि राहुल गांधी को जो है कोर्ट में बुलाया जाए और यहाँ पे जो है सीआरपीसी के तहत उनके बयान दर्ज किए जाए। तो कोर्ट ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद पूर्णेश मोदी उस मुकदमे को लेकर के हाई कोर्ट में चले गए और उन्होंने कहा कि देखिए साहब, नीचे मुकदमा दायर किया लेकिन उस पर कुछ हो नहीं रहा है, तो आप कुछ सुनवाई करो। तो हाई कोर्ट ने भी उस पर ज्यादा सुनवाई की गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कर्नाटक में बोला गया है तो गुजरात के सूरत में ही मुकदमा क्यों दर्ज किया गया? और जिन लोगों को चोर बोला था उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया और एक और आदमी को आगे ले आए और उसने बोला कि तो पूरे मोदी समाज का अपमान है। तो अब सवाल ये उठता है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, कि मोदी समाज कहाँ से हो गया? मोदी कोई जाति नहीं है, मोदी कोई धर्म नहीं है, मोदी कोई संप्रदाय नहीं है। तो जब ये मोदी इस तरीके से कोई जाति विशेष, कोई धर्म विशेष, कोई संप्रदाय विशेष नहीं है, तो फिर ये मोदी समाज का अपमान कैसे हो गया? ये तो पर्टिकुलरली कुछ लोगों को बोला गया था और अगर उनको लगता था कि ये गलत बोला गया तो वो जाते हैं ना केस करने के लिए। पूर्णेश मोदी कौन होते हैं? उनको तो बोला भी नहीं गया था। लेकिन वो कोर्ट में गए, फिर कोर्ट में उनको लगा कि यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है तो हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट में भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ तो वो जो है फिर ठंडे पड़ गए और 2-3 साल जो चुप्पी साध ली। उसके बाद जब सूरत के ट्रायल कोर्ट के जज ट्रांसफर हो जाते हैं, नए जज वहाँ पर आते हैं या उठाए जाते हैं, तो तब वो जो है फटाफट पूर्णेश मोदी जो है हाई कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं कि जनाब, मैं उसको यहाँ से जो अपना अपील है उसको विड्रॉल करना चाहता हूँ और मैं नीचे जो है मुकदमे को लड़ना चाहता हूँ। तो हाई कोर्ट ने बोला ठीक है, आप ट्रायल नीचे जाओ। और नीचे आते हैं ट्रायल कोर्ट में, नए जज के पास मुकदमा चलता है और 1 महीने में ही अपील, दलील सब कुछ सुनते हुए ट्रायल कोर्ट जो है फैसला देता है और राहुल गांधी को इस मामले में 2 साल की सजा सुनाई जाती है। मैं ये भी आपको बता दूं कि जो हिंदुस्तान का कानून है, जो ऐसे मानहानि केस के मामले में, मानहानि केस में मैक्सिमम जो सजा का प्रावधान है आईपीसी में, वो है 2 साल का। यानी कि 2 साल से ऊपर सजा का प्रावधान नहीं है। और इससे पहले हमारे देश में मानहानि के मुकदमे में किसी को भी 2 साल की सजा नहीं हुई है। और 2 साल की सजा का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को अगर 2 साल या उससे ऊपर की सजा होती है तो वो किसी भी निर्वाचित संस्था का मेंबर है, चाहे वो संसद है, चाहे वो विधानसभा है, चाहे वो विधान परिषद है, चाहे वो नीचे पंचायती राज या म्यूनसिपैलिटीज में है, उसकी सदस्यता जो है रद्द हो जाती है। लेकिन सजा अगर 2 साल से 1 दिन कम भी होती है तो तब किसी की सदस्यता रद्द नहीं होती है। और न केवल सदस्यता रद्द होती है इस मामले में 2 साल की सजा होने पर, बल्कि उसके बाद भी अगले 6 साल आप कोई चुनाव नहीं लड़ सकते, आप उसके योग्य होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैनेज किया गया। जब आपको पहले पता था कि शायद इस कोर्ट से सजा नहीं होनी है तो आप चुप पड़ गए, आपने उस मुकदमे की पैरवी नहीं की, आप उस मुकदमे को परस्यू नहीं किया। और जब जज साहब ट्रांसफर होते हैं, नए जज वहां पर बैठते हैं, तो आप एक आते हैं, उस मुकदमे को खोलते हैं और सूरत का ट्रायल कोर्ट जो है फटाफट उसकी सुनवाई करते हैं और 1 महीने के अंदर अंदर जो उसका फैसला सुना देते हैं। और बाद में उन जज साहब को भी प्रमोशन मिल जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रमोशन को भी गलत ठहराया था और कुछ और प्रमोशन भी जो गुजरात में हुई थी उनको गलत ठहराया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये संयोग है कि क्या है ये, कि जिन जज साहब ने ये सजा सुनाई थी उनको जो है वहां पर प्रमोट कर दिया गया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन गलत है और उन्होंने जो प्रमोशन को रद्द कर दिया था।
अब उसके बाद यही मुकदमा बाद में जब हाई कोर्ट जाता है तो हाई कोर्ट में भी तल्ख टिप्पणियां जरूर होती है, लेकिन हाई कोर्ट ने भी ये क्लैरिफाई नहीं किया कि जो मैक्सिमम सजा का प्रावधान है वो मैक्सिमम सजा क्यों दी गई है। क्योंकि जब भी आप किसी व्यक्ति को, किसी अभियुक्त को आप मैक्सिमम सजा सुनाते हैं किसी केस में, तो आपको ये भी बताना पड़ता है कि मैक्सिमम सजा सुनाने के पीछे क्या कारण है। और जैसा आप सबको मालूम है कि 2 साल से एक भी दिन कम नहीं किया गया, ना तो हाई कोर्ट में कम हुआ ना नीचे कम हुआ, और ना ये क्लैरिफाई किया गया कि मैक्सिमम सजा क्यों दी जा रही है। कहीं पर भी जजमेंट में लिखा नहीं गया ये। और इसी चीज को आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर टिप्पणी की है और उन्होंने कहा कि आखिर क्या मजबूरी थी ऐसी, क्लैरिफाई तक नहीं किया गया कि भाई क्यों सजा दी जाए 2 साल की। तो उस आधार पर जो है ये आज इस फैसले पर रोक लगी है, यानी कि सजा पर रोक लगी है। अब जो राहुल गांधी है वो संसद के सदस्य भी हो जाएंगे, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि कितने जल्दी जो है लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, उनको बुलाते हैं। क्योंकि जब उनके खिलाफ ये सजा सुनाई गई थी तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। और अब ये देखना बाकी है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है 4 अगस्त को आया है, तो कितने समय के बाद जो उनकी सदस्यता बहाल की जाती है। ये भी एक देखने लायक बात है कि हमारे देश के जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो इस मामले में क्या रुख अपनाते हैं। अगली बात जो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा वो ये है कि सदस्यता भी रद्द की गई, पार्लियामेंट में बोलने से रोका गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या विरोधियों के खिलाफ निपटने का यही तरीका है? कि हमारे देश की खूबसूरती किसमें, यहाँ पे एक सत्ता पक्ष है, विपक्ष है। आप चुनाव में जाते हैं, चुनाव में किसी की जीत होती है, किसी की हार होती है, लेकिन उसके साथ साथ अगर इस तरीके से सत्ता चलानी है, और कैसे सत्ता चलाई जा रही है, हमारे देश में पिछले कुछ सालों से महिमा मंडित किया जा रहा है। हमारे देश में जो भी गलत काम हो रहे हैं उसको सही ठहराया जा रहा है पूरे मीडिया के द्वारा। हमारे देश के अंदर जो भी जन विरोधी नीतियां लागू की जा रही है सरकार के द्वारा, हमारे देश का मीडिया उसको सही ठहराता है। क्योंकि मीडिया कौन है? मीडिया सारे के सारा उन्हीं अंबानी, अदानी जैसे लोगों का है जो इस देश को लूट रहे हैं सीधे तौर पर। और लूट कैसे रहे हैं? क्योंकि सरकार के संरक्षण में पल रहे हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म जिसको हम कहते हैं वो इस देश में फल फूल रहा है। यानी कि सरकार द्वारा पोषित जो है ये पूंजीवाद है, जिसमें जो पूंजीपतियों को पाला जा रहा है, और उन्हीं के टीवी चैनल है और वो जो है सरकार का गुणगान करते हैं। और मैं भी कहना चाहता हूँ, हमारे देश के अंदर अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं, चाहे वो किसान आंदोलन था, चाहे वो दलितों के आंदोलन हुए, उनके आंदोलन को कुचला गया, चाहे कर्मचारियों के आंदोलन थे, चाहे मजदूरों के आंदोलन थे, छात्रों के आंदोलन थे, बेरहमी के साथ सरकार ने कुचला। और पूरा का पूरा मीडिया उन आंदोलनों को, आंदोलन करने वाले संगठनों को, नेताओं को बदनाम करता है। उनके खिलाफ बदनामी की मुहिम चलाई जाती है। उनको पाकिस्तानी एजेंट, चीनी एजेंट बोला जाता है, नक्सलाइट बोला जाता है। और उसके साथ साथ जो है बल प्रयोग का भी जो है वो हमारा जो मीडिया है, कॉर्पोरेट मीडिया खास करके, वो उसका समर्थन करता है कि ऐसा होना चाहिए। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश के अंदर। और खास करके सन 2014 में जब ये सरकार आई थी हमारे देश के अंदर, ये पूंजीपतियों की पसंद थी। इस देश के बड़े बड़े जो धनपति हैं, बड़े पूंजीपतियों की पसंद थी। उनकी पसंद के आधार पर ये सरकार आई थी, और ये सरकार इस आधार पर आई थी कि गुजरात मॉडल को जो है पूरे देश के अंदर लाया जाएगा, उसको लागू किया जाएगा। हम तो जानते थे कि गुजरात मॉडल क्या है, आप सबको मालूम है गुजरात में क्या हुआ है। लेकिन आज वो गुजरात मॉडल मणिपुर पहुंच गया है, और आज पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से शासन चलाती है बीजेपी, किस तरीके से वो सत्ता चलाती है, और किस तरीके से जो है विघटन पैदा करती है जनता के बीच में। और मणिपुर में यही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वहां पे जो है संवैधानिक व्यवस्था भी चरमरा गई है, फेल हो गई है। और उसके साथ साथ सबको मालूम है कि रोज हथियार लूटे जा रहे हैं या लुटवाए जा रहे हैं, कोई कार्रवाई हो रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, बड़े पैमाने पर लूटपाट होती है, बड़े पैमाने पर आगजनी होती है, सैकड़ों की तादाद में जो है हत्याएं और सामूहिक हत्याएं होती हैं। लेकिन राज्य की मशीनरी जो है वो दंगाइयों का साथ दे रही है। ये एक बड़ी त्रासदी है। ये गुजरात मॉडल के बाद ये एक मणिपुर मॉडल जो हमारे सामने आया है, जो बीजेपी इस देश के सामने लाना चाहती है। उसके साथ साथ
हम ये भी कहना चाहते हैं कि सरकार जब 2014 में सत्ता में आई थी तो आप याद कीजिए, जिसका बहुत ज़्यादा बखान किया गया था, हमारे बहुत सारे साथी, हमारे मित्र हैं जो भाजपा में भी हैं या छिटपुट जो है उनको लगा कि शायद ये बहुत अच्छा कोई नेता आगे हैं, बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री साबित होंगे, तो बहुत सारे तर्क देते थे वो। कई बार वो हमें गाली भी लिख देते थे हमारी पोस्टों पर। हमने बुरा नहीं माना कभी कि कोई बात नहीं, जब वो समझेंगे, जब वो शांति से जो है दिमाग में उनकी बातें जाएगी तो शायद उनको पता लगेगा कि ये सरकार जो उनके पक्ष की भी नहीं है। और क्या कहा था कि अगर भाजपा सत्ता में आएगी तो हर साल 2 करोड़ नई नौकरियां दी जाएगी, यानी 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां। और अभी जो है 9 साल हो गए सत्ता में, तो 9 को डबल कर दो, 18 करोड़ नौकरियां मिल जानी चाहिए थी। लेकिन नौकरियां मिलने के बावजूद हमारे देश के अंदर जो है, जो पहले से काम पर लगे थे उन करोड़ों करोड़ लोगों की जो है छंटनी हो गई, और जो प्राइवेट क्षेत्र था वहां से भी लोगों का रोजगार जो है चला गया। अगला वायदा किया गया था कि विदेशों में जो काला धन है उस काले धन को वापस लाएगी मोदी सरकार, और वापस लाने के बाद हर भारतवासी के जो बैंक खाता उसमें जो है 15-15 लाख रुपये आ जाएगा। वो 15 लाख तो दूर की बात है, बैंकों से जो आप विड्रॉल करते हैं आज उसका भी पैसा वसूला जा रहा है, एटीएम से जो आप विड्रॉ करते हैं उसका भी पैसा वसूला जा रहा है, जो आप ऑनलाइन जो है पेमेंट करते हैं उसका भी पैसा वसूला जा रहा है। तो ये जो सरकार ने वायदा किया था उसका ठीक उलट काम करी है। और नोटबंदी को आप भूल नहीं सकते, जब नोटबंदी लागू की गई थी तब भी उसका समर्थन मीडिया ने भी किया। तब तो ये भी कहा गया कि 2000 के नोट में जो एक चिप लगी है, पूरा झूठ परोसा गया। वहां पर भी लाइन में जो है लोग मर गए, गरीब आदमी उसमें जो है दुखी हुआ, और जो बड़े बड़े धन्नासेठ थे उन्होंने पिछले दरवाजे से अपने सारे जो नोट थे वो बदलवा दिए और उसको जो वाइट कर दिया। उसी तरीके से जीएसटी थोपी गई। तो हम ये देख सकते हैं कि जब भी जनता के खिलाफ कोई फैसला आया तो मीडिया ने उसको उसकी सराहना की, उसको सपोर्ट किया, और जिसने उसके खिलाफ आवाज उठाई उनको के खिलाफ बदनामी की मुहिम और उनके खिलाफ जो है दमन की मुहिम इस देश के अंदर चलाई गई। उसी के साथ हम देखते हैं कि किसानों के 3 काले कानून लाए गए, एक लंबा आंदोलन चला है, मजदूर किसान एकता बनी इस देश के अंदर, छोटे व्यापारियों का, छात्रों का, नौजवानों का, महिलाओं के संगठनों का उनको समर्थन मिला, और एक बड़ी जीत जो है हासिल की इस देश के किसानों ने मजदूरों के साथ और दूसरे तबकों के साथ मिल करके। लेकिन उसके बावजूद ये जो सरकार है ये अपना निरंकुश रवैया जो है लगातार जारी रखे है। और एक और तरीका क्या बता दिया कि देश से अगर विपक्ष को खत्म करना है तो चुन चुन करके जो विपक्षी हैं यानी कि विरोधी पार्टी जो नेता हैं उनके खिलाफ एक मुहिम चलाओ। और उसी कड़ी में भाजपा ने पूरा टारगेट किया हर राज्य के अंदर। वो बार बार निशाना सबसे ज्यादा बनाती है वामपंथ को, लेकिन वामपंथ का सबको मालूम है कि वो ना किसी डरते ना झुकते ना कोई इस तरीके का काम करते हैं, किसी भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं होते। लेकिन उसके साथ साथ और भी पार्टियों को उन्होंने निशाना बनाया जिसमें वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है बीजेपी पहले, और फिर जो है कोई चुनाव नजदीक आता है तो ईडी और सीबीआई की रेड डलवाती है। फिर उनको डराया जाता है कि अगर तुम जो है या तो भाजपा में आ जाओ नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहो। तो जिनके खिलाफ भी भाजपा आरोप लगाती है, जिनके खिलाफ हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचारी हैं, इन्होंने देश का धन खाया है, इनको जेल में होना चाहिए, और बाद में जो है वो भाजपा में उनको शामिल करवाया जाता है, भाजपा में फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत होता है, और उनके जो ईडी और सीबीआई के जो केस भ्रष्टाचार के उनके खिलाफ दर्ज किए गए होते हैं वो वापस ले लिए जाते हैं रातों रात। आप एक नहीं अनेकों उदाहरण देखो और उससे आपको पता चलेगा कि भाजपा किस तरह की पार्टी है, नरेंद्र मोदी किस तरीके के जो है इस देश को चला रहे हैं, अमित शाह किस तरीके से देश को चला रहे हैं। बंगाल के अंदर उन्होंने मुकुल रॉय को बोला भ्रष्टाचारी है, केस दर्ज किया, अंदर किया गया। वही मुकुल रॉय जब भाजपा में शामिल हो गए तो वो बोले कि नहीं मुकुल रॉय तो ईमानदार हैं, उनके मुकदमे वापस कर दिए गए। अलग बात है कि बाद में वो तृणमूल कांग्रेस में चले गए, कि भाजपा और तृणमूल में कोई ज्यादा फर्क है नहीं। उसके साथ साथ वहां पर जो शुभेंदु अधिकारी हैं, जो मास्टरमाइंड थे नंदीग्राम में दंगा करवाने के, वहां पे हिंसा करवाने के, और वो जो चिट फंड में जो शामिल थे, भाजपा ने खुद आरोप लगाया कि वो जो है चिट फंड में जो है वो भ्रष्टाचारी है, उन्होंने लोगों का पैसा लूटा है। वही शुभेंदु अधिकारी जब भाजपा में शामिल हो गए तो ईमानदार हो गए, और वही शुभेंदु अधिकारी आज जो है भाजपा
के विधायक के वहां पर और विपक्ष के नेता हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, यानी कि भाजपा में आती उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। ऐसा अनेकों उदाहरण है अलग अलग राज्यों के अंदर। महाराष्ट्र में आप देखो कि जब शिवसेना और भाजपा की सरकार नहीं बनी और एक वहां पर जो है अलग से गठबंधन बना, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियों का मिलकर के सरकार बनाने का निर्णय लिया, तो जिन अजीत पवार के खिलाफ जो है मुकदमे चल रहे थे और जिनको भाजपा चोर कहती थी, उन अजीत पवार को सुबह के अंधेरे में उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया चुपचाप, और एक ही दिन में जो सारे के सारे 9 मुकदमे एक दिन में वापस हो जाते हैं अजीत पवार के। ये कैसी नीति है नरेंद्र मोदी जी? ये कैसी नीति है भाजपा की कि जिन अजीत पवार साहब को आप चोर कहते थे, जिनके खिलाफ आपने मुकदमे दायर किए ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, और उनको जो है आप उप मुख्यमंत्री बनाते हैं सुबह के अंधेरे में, यानी कि सवेरा होने से पहले ही, और उसी दिन जो है आप उनके 9 मुकदमे जो है वापस ले लेते हैं। वो अलग बात है कि 2 दिन के बाद वो सरकार फिर गिर जाती है, वो अजीत पवार फिर पलटी मारते हैं, वो दूसरे खेमे में चले जाते हैं, और अभी दोबारा वहां पर जो है अजीत पवार के खिलाफ और बहुत सारे जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रधानमंत्री ने खुद जो है भाषण में बोला कि चोर जल्दी जो है जाएंगे जेल में। तो जेल में जाने के बजाय 4 दिन के बाद जो है भाजपा ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, अमित शाह जी ने उनकी एंट्री जो है भाजपा में करवा दी, और अब वो जो है उनको क्लीन चिट मिल गई है, अब वो पाक साफ हो गए। ऐसे अनेकों उदाहरण है हर राज्य के अंदर। तो हम ये कहना चाहते हैं कि किस तरीके का देश लाया जा रहा है, और मेरा तो अनुरोध ये है कि जो कहीं ना कहीं अभी भी ये लोग मानते हैं कि ये बहुत अच्छे नेता हैं, ये देश को आगे ले जाएंगे, नहीं ले जा सकते भाई। आप याद कीजिए पुलवामा, पिछले चुनावों के दौरान हमारे 42 जवान शहीद हुए, और उसके बाद रातों रात ऐसा प्रचार किया गया कि बालाकोट जाकर हमने 600 आतंकवादी मार दिए पाकिस्तान में, और एक अंध राष्ट्रवाद पैदा किया गया। आपने चुनाव जीत लिया 42 हमारे सैनिकों की लाशों पर राजनीति करते हुए, लेकिन आज दिन तक जो है आपने उसकी जांच नहीं करवाई। वो जो गोला बारूद आया, वो जो विस्फोटक आया, वो कहां से आया, कौन लाया, कौन जवाब देगा इसका? सैनिकों की शहादत के ऊपर आप राजनीति करते हुए सत्ता में आ गए, लेकिन आपने जो है इस देश के उन सैनिकों का, उन शहीदों का अपमान किया है, उनके परिजनों का और इस देश की जनता का अपमान किया, क्योंकि आज दिन तक जो है नरेंद्र मोदी साहब की सरकार उसकी जांच तक नहीं करवा पाई है। तो ये इस तरह की घटना, और अभी जो हाल ही में जो मणिपुर में वो पूरा देश देख रहा है, शर्मसार हुआ पूरा देश। और हालात ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री वो जो है पार्लियामेंट के अंदर बयान तक जारी नहीं किया, उन्होंने बाहर उन्होंने प्रेस को संबोधित किया, और मणिपुर मुद्दे पर एड्रेस करने के बजाय, मणिपुर की हिंसा की निंदा करने के बजाय, मणिपुर में हो रही हिंसा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाने के बजाय प्रधानमंत्री 2 राज्यों को और जोड़ देते कि जी वहां पर भी ऐसी कोई घटना हो गई इक्की दुक्की। तो मणिपुर की घटना उनसे अलग है, मणिपुर में लार्ज स्केल पे हुआ है, और मणिपुर में जो सत्ता है वो उन अपराधियों के साथ मिल करके ये कर रही है, उनके खिलाफ मुकदमे दायर नहीं हो रहे हैं। जो महिलाओं के साथ गैंग रेप कर रहे हैं वो जो है सरेआम घूम रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे तक नहीं दायर हुए थे जब तक वो वीडियो वायरल नहीं हुए। तो ये मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि कहीं ना कहीं आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम फैसला आया है, इसने निश्चित तौर पर जो भाजपा का गणित है उसको गड़बड़ा दी है, और आज सुप्रीम कोर्ट ने जिता दिया है कि इस देश के अंदर कानून जिंदा है। हम इसका स्वागत करते हैं और करना भी चाहिए, हर भारतवासी को करना चाहिए जैसे फैसला है। और मैंने तो शुरू में कहा था, जितना मुझे कानूनी समझ है मेरी, उसके आधार पर मैंने पहले दिन कह दिया था कि जो सूरत कोर्ट का फैसला ये गलत है, और ये जो है कहीं पर भी फैसला उचित नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि जिन लोगों को चोर बोला गया था उन्होंने तो मुकदमा दायर नहीं किया, उनकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो पर्दे के पीछे से काम करना चाहते थे। और किस से मुकदमा दायर करवाया गया? जिसका नाम का जिक्र तक नहीं था, और उन्होंने जो है क्या बोला कि पूरे मोदी समाज को गाली है, और उस आधार पर जो है
आप सूरत के कोर्ट में जो है, गुजरात के कोर्ट में ही मुकदमा दायर करते हैं। गुजरात का कोर्ट जो है वो 3 साल तक तो उसका कुछ नहीं होता है, पर बाद में 1 महीने के अंदर अंदर जो आप सुनवाई शुरू करते हैं और सजा भी सुना देते हैं। तो इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की है और कहीं ना कहीं जो है इस केस के पीछे की जो साजिश है वो भी बेनकाब हुई है। ये सवाल किसी एक नेता का नहीं है, ये सवाल राहुल गांधी का नहीं है, ना ही हमारे कोई राहुल गांधी के साथ कोई इस तरीके का रिश्ता है, ना तो हम उनकी पार्टी के हैं, ना हम किसी भाजपा के हैं, ना हम कांग्रेस के हैं। सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि कानूनी तौर पर क्या सही है, क्या गलत है। इसलिए हमारे देश के अंदर जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर हम डर के रहे होते तो हम आज आज़ाद भारत में न रहते। और आप सबको मालूम है, इस देश को आज़ाद कराने के लिए हजारों लाखों लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं। उन रणबांकुरों की कुर्बानियों के बलबूते पर यह देश आज़ाद हुआ, तब हम आज़ादी में आज सांस ले रहे हैं। और मैं भी कहना चाहता हूं कि जिन लोगों का आज़ादी के संघर्ष में कोई योगदान नहीं है, वही लोग आज इस देश के अंदर ये प्रचार कर रहे हैं कि वो देशभक्त है और बाकी सब देशद्रोही हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप आज़ादी के आंदोलन का इतिहास पढ़िए, आप आज़ादी के आंदोलन को कुरेद करके देखिए। आपको एक भी कोई बड़ा नेता इस धारा का, जो आज अपने आप को देशभक्त बोलते हैं, उस धारा का कोई ऐसा नेता नहीं मिलेगा जो जेल की सलाखों के पीछे गया अंग्रेजों के शासन में। तो जिन लोगों ने आज़ादी के संघर्ष में हिस्सा ही नहीं लिया, वो आज इस देश के सारे लोगों को बोलते हैं कि आप पाकिस्तान चल जाओ, आप देशद्रोही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देश के अंदर एक माहौल बदलना शुरू हुआ है। आज 9 साल बाद ही सही, पर देश की जनता को ये पता चल गया है कि उनके साथ बहुत बड़ी ठगी हुई है। हिंदुस्तान में कम्युनल कॉर्पोरेट अलायंस काम कर रहा है। इंडिया इज नॉट बीइंग रूल्ड बाय बीजेपी, इंडिया इज बीइंग रूल्ड बाय ए पर्टिकुलर क्लास। दैट क्लास इज लैंडलॉर्ड बुर्जुआजीज अलायंस लेड बाय बिग बुर्जुआजीज and increasingly collaborating with foreign multinational finance capital। ये है जो हमारे देश के अंदर शासन चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी इनका ही एक प्रतिनिधि हैं और इसीलिए जनता की सारी सुविधाएं छीन करके, उनकी सब्सिडियां छीन करके, उनका गैस सिलेंडर महंगा करके, उनका राशन महंगा करके, उनका जो है बिजली पानी महंगा करके, ट्रांसपोर्टेशन महंगा करके, आज जो है इस देश के पूंजीपतियों को संसाधन लुटवाए जा रहे हैं। जनता की जेब से उगाही और पूंजीपति का घर भरा जा रहा है। जनता की सब्सिडी में कटौती और पूंजीपतियों के जो है हजारों हजार करोड़ रुपए के कर्जे माफ हो रहे हैं, बेल आउट पैकेज उनको मिल रहे हैं। और यहाँ पर जो है किसान को खाद्य वस्तुओं से सब्सिडी हटाई जा रही है, उसको कृषि से सब्सिडी हटाई जा रही है, पशुपालन पे सब्सिडी बंद की जा रही है, शिक्षा पे सब्सिडी बंद की जा रही है, हेल्थ पे बंद की जा रही है। तो इस देश की आम जनता से उगाही हो रही है, उससे जो है उसकी जेब से निकाला जा रहा है पैसा और पूंजीपति के हवाले किया जा रहा है। इसलिए इस साजिश को समझना पड़ेगा। और जब जैसे जैसे जो है लोगों में आक्रोश पैदा होता है, महंगाई है तो आक्रोश पैदा होना स्वाभाविक है, बेरोजगारी है तो आक्रोश पैदा होना स्वाभाविक है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है तो आक्रोश पैदा होना स्वाभाविक है। और जब यह आक्रोश सरकार के खिलाफ पनपता है तो तब जो है देश की जनता का ध्यान बटाने के लिए, वो चाहे नूह हो, वो चाहे आपका जो हरियाणा की घटना है भी या कहीं और है, इस तरीके का सांप्रदायिक उन्माद जो है पैदा करने की कोशिश जाती है, ताकि जो असली मुद्दे हैं लोगों के, नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है, कुंठा का शिकार है, आत्महत्याएं बढ़ रही है, तो उसके परिवार में जो है आक्रोश पैदा होगा उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ, तो उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जो है वो कहीं पर सांप्रदायिकता और ये जातीय हिंसा का जो है ये नाच खेला जा रहा है। इस साजिश को समझना पड़ेगा। इसलिए आप सबसे ये अनुरोध है कि अगर इस वीडियो पे आप कोई कमेंट करना चाहते हैं आप जरूर करें, आप अपनी राय जरूर दें। और जरूरी है कि आप हमारी बात से सहमत हो, आप असहमत भी हो सकते हैं, आप अपनी राय जरूर दें। और उसके साथ साथ अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें। और हाँ, ये जो चैनल है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले समय में हम हर मुद्दे पर जो है अपनी बात रखेंगे
आप लोगों के सामने अपने व्यूज लेकर के आएंगे। और सिर्फ बात रखना और व्यूज रखना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि अलग अलग मुद्दों के ऊपर हम जनता को लामबंद करके संघर्षों में भी उतारेंगे, जैसा हम आमतौर पर करते रहे। और ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं, बल्कि जनता के विभिन्न संगठनों के माध्यम से ही होगा। जनता को संगठन बनाने भी है, जनता को संगठनों से जुड़ना भी है, क्योंकि जब तक जनता इकट्ठा नहीं होगी वो अपना कल्याण नहीं कर सकती है। और अगर हम इस तरीके से अंधभक्ति में डूबे रहे कि हमारा जो सरकार है वो हमारा माई बाप है, वही सब कुछ कर रहे हैं, जो गलत करेगा उसका भी समर्थन करो, ठीक करेगा उसका समर्थन करो, तो ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। गलत को गलत बोलना सीखना होगा, यही लोकतंत्र की खूबी है। लेकिन इस खूबी को आज जो है मटिया मेट किया जा रहा है। और ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ये स्वागत योग्य है, हम इसका स्वागत करते हैं। और कहीं ना कहीं जो है लोकतंत्र को बचाने के लिए है, और कहीं ना कहीं ये इस ओर भी इशारा इंगित करता है कि ये जो राजनीतिक दबाव में आज कोर्ट कचहरियों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है फैसलों के लिए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुप्रीम मोहर लगाई है। स्वागत योग्य कदम है। धन्यवाद।